हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। 8th क्लास की पॉलिटी है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, 8th क्लास की पॉलिटी चैप्टर नंबर 9 हम करेंगे, जन सुविधाएं। हम इससे पहले पॉलिटी की जो 8th क्लास की पॉलिटी बेटे बार बार बोल चुकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन के आने की संभावना तो होती ही होती है। तो हर चैप्टर में बहुत अच्छे से देखें। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जो हमारे ये थ्योरी के पार्ट है, थ्योरी के पार्ट अभी भी हमें बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। तो थ्योरी के पार्ट अब बस एक चैप्टर, ये 9 के बाद 10 चैप्टर, 10 रह गया, चैप्टर नंबर 10 रह गया, तो बहुत अच्छे से इसको देख देख लें। बाकी के आप थ्योरी के पार्ट मेरे देख चुके होंगे, मुझे पता है। और अब जो एक हफ्ता हमारे पास है, जो भी हमारे पास टाइम है, 5-6 दिन जो भी है, उसमें रिवीजन वर्क हमारा चलेगा। रिवीजन वर्क में शुरू करवाती भी आ रही हूँ, और आगे भी हमारा 5-6 दिन रिवीजन वर्क चलेगा। जम के रिवीजन करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। टाइम मैनेज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बिल्कुल हर चीज के लिए टाइम जोड़ लीजिए कि आपको साइकोलॉजी में कितना देना है, हिंदी में कितना, इंग्लिश में कितना, और आपका जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस हो जो भी हो, उसमें आपको कितना टाइम देना है। सबके लिए टाइम बिल्कुल आप रख लीजिए। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो क्वेश्चन होता है, जो हमारा स्पीड ब्रेकर होता है, उस क्वेश्चन पे हमें रुकना नहीं है। पहले आप 2 बार 3 बार पढ़िए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन। ज्यादातर स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन वही वाला होता है, एक तो साइकोलॉजी में आते हैं वैसे क्वेश्चन, और दूसरे हमारे पैथोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वैसे। तो वहां पे आप 2-3 बार पढ़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़िए उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाइए। बात, और वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ नहीं देना। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ देंगे, हम बाद में फिर से आएंगे, सॉल्व करिए, बाद में फिर से आकर उस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, जब हम पेपर करते हैं, पेपर करने का बहुत अच्छा तरीका है जिसकी तैयारी आपकी सबसे अच्छी है। मान लो आपकी एसएसटी की तैयारी, सोशल साइंस की तैयारी सबसे अच्छी है, सबसे पहले आप सोशल साइंस का पार्ट करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हम शुरू में वैसा कोई क्वेश्चन देख लें जो हमें आता ही ना हो, मतलब 4-5 क्वेश्चन भी आपको शुरू में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो आपको बिल्कुल भी ना आता हो, तो क्या होता है कि हम अपने आप को, हम ये मान लेते हैं कि हमें तो आएगा नहीं, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। फिर क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए एग्जाम में सबसे पहले हमें वही वाला पार्ट करना चाहिए जिसकी तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। ठीक है, सोशल साइंस की हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, साइकोलॉजी की, इंग्लिश की, जो भी है, जिसकी भी तैयारी आपको सबसे अच्छी है, वो वाला पार्ट आप सबसे पहले सॉल्व करें। ठीक है, मैं तो जब भी एग्जाम देती थी, मैं सोशल साइंस का पार्ट सबसे पहले सॉल्व करती थी। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, आपका हो सकता है आपके इंग्लिश की तैयारी अच्छी हो, हिंदी की अच्छी हो ज्यादा, या फिर साइकोलॉजी की अच्छी है। तो जिसकी भी तैयारी आपकी अच्छी हो, सबसे पहले मैं बार बार बोल रही हूँ, वही पार्ट आप सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि अब तो मेरा क्लियर है, मुझे सारा आता है। फिर क्या होगा, जो चीजें हम भूल भी रहे हैं ना, वो भी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है। याद रखिएगा, अगर हम खुश होकर ये सोच के करेंगे ना हमें सारा आता है, अब ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं और ये सोच के जाएंगे अरे हमें तो सारा आता है, तो तब तो हमें कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए है कि आप अगर ये सोच के पेपर देते हैं तो आपके लिए पेपर क्लियर करना बहुत ईजी है। और जो भी अब हमारे पास टाइम है, हम बस रिवीजन वर्क करेंगे, जम के रिवीजन करेंगे। हम डेली में 1 से 2 वीडियो जरूर डालूंगी रिवीजन वर्क के, क्वेश्चन पेपर का ही रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या है, चैप्टर नंबर 9, 8th क्लास की पॉलिटी है, जन सुविधाएं। इसमें देखिए, एक क्या है, चेन्नई के मतलब कि चेन्नई के इलाके का दिखाया गया है। एक तो अन्नागार, अन्नानगार, अन्नानगर एक इलाका है, इसमें राम गोपाल का घर है। इसमें आप देख सकते हैं कि पानी का कितना ज्यादा यूज हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, गाड़ियां धोई जा रही है, और बहुत ही हरा भरा, बहुत ही मतलब अमीर व्यक्ति ये लग रहा है। पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा वेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पानी की सुविधा यहाँ बहुत अच्छी है। दूसरे क्या है, सैदापेट, सैदापेट में पद्मा का घर दिखाया गया है। पद्मा के बारे में दिखाया गया कि एक नल है, उससे पानी ले रही है, और देखिए कितने मटके, कितनी बाल्टियां यहाँ पे लाइन से लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे पानी की कमी है, लोग एक ही नल से पानी ले जाते हैं, पूरी जो सोसाइटी वाले, पूरी मोहल्ले वाले, क्योंकि इतनी सारी बाल्टियां वो लगे हुए हैं। दूसरा क्या है, मडीपाक्कम, मडीपाक्कम शिवा का दिखाया गया है कमरा। शिवा का मुझे लग रहा है ये कोई स्टूडेंट ही है। देखिए एक छोटा सा कमरा है, इसी में टेबल रखा हुआ है, सब कुछ है। यहाँ पे आपको पानी की बोतल दिख रही होगी, है ना, पानी की बोतल, यानी कि यहाँ पे भी पानी की कमी है, यहाँ पे पीने के लिए पानी की बोतलें मंगाई जा रही हैं। दूसरा क्या है, मैलापुर, यहाँ पे सुब्रमण्यम के बारे में दिखाया गया है, वाटर टैंक, वाटर टैंक से पानी लिया जा रहा है इनके यहाँ। ओके, सुब्रमण्यम के यहाँ ये एक सोसाइटी है, देखिए सोसाइटी की बात की गई है, सोसाइटी है ये, लेकिन यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, वाटर टैंक से पानी आता है। ठीक है, तो चेन्नई के लोग में अब पानी की किस तरह से कमी है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी तो बिल्कुल चेन्नई को
ऐसा घोषित कर दिया गया कि वहां अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये हमारे साथ ना हो बेटा, इसलिए हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि पानी कभी भी वेस्ट ना करें, उतना ही यूज करें जितना हमारे लिए जरूरी है। अब जो जरूरत है, जितना पानी हमें प्यास लगी हम पियेंगे ही ना। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, एक गिलास पूरी भर के पानी ले लिया, थोड़ा सा पिया, फेंक दिया। वैसे कभी ना करें, उतना ही पानी ले पीने के लिए जितना हमें जरूरत है। नहाने के लिए बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करना सही नहीं है। अपने इस्तेमाल के लिए संसाधन का इस्तेमाल उतना ही करें। मैं ज्योग्राफी के में इसमें करा चुकी हूँ कि संसाधन का इस्तेमाल उतना ही करें जितने हमें जरूरत है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन को रहना जरूरी है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ये आप कमेंट में बताएंगे कि संसाधन के इस्तेमाल अपनी आवश्यकता के अनुसार करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी संसाधन का उपयोग कर सके। ये जो सेंटेंस है ये किसके लिए है, इसको क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। अब देखिए चेन्नई के लोग, भरपूर पानी के छिड़काव के कारण, इसमें सबसे पहले वही जो राम गोपाल के बारे में बता चुकी हूँ ऊपर, यही सारी चीजें दी गई। यहाँ पे भरपूर पानी का छिड़काव हो रहा है, 24 घंटे पानी आ रहा है। इसमें पानी के वितरण का दिखाया गया, देख लीजिए कि कहाँ पे कितना पानी है। मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में पानी की कमी है। देखिए इसमें क्या है, ये अपार्टमेंट है सही में, यहाँ पे पानी की कमी है। 4 दिन के बाद पानी आता है। क्या है, मडीपाक्कम में क्या होता है, पहली मंजिल के किराए पे रहते हैं, इसके बाद 4 दिन में एक बार पानी आता है, ओके। और झुग्गी में रहने और उसके बाद जो सब में पद्मा थी, जो पे जहाँ पे बहुत सारी वो मटके रखे हुए थे, देखिए पद्मा है ना, ये एक झुग्गी में रहती है। यहाँ पे पानी तो झुग्गी में शौचालय ना तो शौचालय है, ना ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। वहां पे इतने सारे मटके थे, तो मैंने बताया था कि पूरी मोहल्ले वाले वहां लेके जाते हैं। तो ये पानी का वितरण दिखाया गया कि पानी का वितरण किस तरीके से, किसी को तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, ओके। तो बहुत ज्यादा किसे मिल रहा है, जो बहुत अमीर है। तो पानी में भी क्या है कि हम पैसे से खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं का मतलब ये है कि जो बहुत अमीर है, अमीर सोसाइटी जो होती है, वहां पे पानी 24 घंटे आ रहा है, और जो गरीब है, जो झुग्गी वाले हैं, उनके यहाँ पानी ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह पानी का वितरण हो रहा है, ठीक है। तो जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जीवन के अधिकार में पानी की भी बात की गई। जीवन के अधिकार में आपको बता चुके हैं, अनुच्छेद 21 में बोला गया जीवन के अधिकार के बारे में, तो उसमें शुद्ध पानी की भी बात की गई है, ठीक है। देखिए क्या है, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए पानी आवश्यक है, हमारे जीने के लिए भी पानी आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए भी पानी आवश्यक है, शुद्ध पानी। अगर हम गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, हैजा, दस्त, पेचिस, ये सारी बीमारियां हो सकती है, और ये सारी बीमारियां भारत में बहुत ज्यादा होती है। पहले तो ऐसा होता था कि हैजे से पूरे का पूरा गांव खत्म हो जाता था, ठीक है। जानलेवा बीमारी से बोला जाता, पूरा गांव खत्म हो जाता था हैजा से। और ये सारी बीमारियां किस चीज से होती है, पानी के कारण होता है, गंदा पानी इस्तेमाल करने के कारण, ठीक है। तो जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। जीवन के अधिकार में स्वस्थ पानी मतलब साफ पानी की भी बात की गई है। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो मौतों को रोका जा सकता है। बिल्कुल सही है, पीने के पानी में ही गंदगी के कारण बहुत सारे लोगों की मौत होती है, आपको पता है। जो भी मैं हैजा की बात कर रही हूँ ना, पहले क्या होता था, गांव का गांव खत्म हो जाता था सिर्फ हैजे की बीमारी से, ठीक है। अब देखिए आगे संविधान में अनुच्छेद 21 की बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। जीवन के अधिकार में आपको बता चुकी है, जीवन के अधिकार में सिर्फ ये नहीं है कि हमें जिंदा रहने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, ये सभी अधिकार उसमें शामिल है कि जीवन के अधिकार में। तो पानी का भी अधिकार क्या है, जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि इसमें से क्या नहीं है, ओके। ये भी आ सकता है कि जीवन के अधिकार में क्या नहीं है, तो ये आ सकता है पानी का अधिकार शामिल नहीं है, तो पानी का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है, ठीक है। अब पानी के अधिकार का मतलब क्या है, पानी के अधिकार का मतलब होता है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच यानी कि सभी व्यक्ति की पहुंच पानी तक हो, सभी व्यक्ति को पानी उपलब्ध हो, ये होता है पानी के अधिकार का बात। और जीवन के अधिकार की सभी व्यक्ति को पानी उपलब्ध हो, सार्वभौमिक पहुंच का ये मतलब है। अब है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार में मौलिक अधिकार में से एक है, ठीक है। मौलिक अधिकार में से एक क्या माना गया है, सुरक्षित पेयजल का अधिकार में मौलिक अधिकार में से एक ही माना गया है कि जो लोगों के मौलिक अधिकार में उसमें सुरक्षित पेयजल यानी कि साफ पानी का भी अधिकार है, पीने के साफ पानी का अधिकार है। अब है जन सुविधाएं। जन सुविधाएं क्या क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती है जन सुविधाएं। देखिए है ना, पानी भी जन सुविधाएं में आता है, क्योंकि पानी भी मुहैया कौन, सरकार कराती है। पानी, स्वास्थ्य स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज,
ये सभी अनिवार्य चीजें हैं, इन्हें जन सुविधाएं कहते हैं, याद रखिएगा। पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन, विद्यालय, कॉलेज, ये सभी किस चीज में आती है? जन सुविधाएं में आती है। और ये सभी प्राइवेट मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी मुहैया कराता है, और क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर भी मुहैया कराता है। लेकिन आप हमेशा देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर से ये सारी चीजें मिलती है वो महंगी है। स्वास्थ्य के बारे में ही देख लीजिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो कितने महंगे होते हैं, वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल सस्ते होते हैं। पानी, अब जो वैसे पानी लेते हैं बिस्लेरी का, वो सब छोटे छोटे बोतल कितने महंगे आते हैं ना। और जो हमारे घर में जो नल से पानी आता है, जो सप्लाई वाला पानी आता है, वो सस्ते होते हैं, उसके मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं। स्कूल भी जो स्कूल कॉलेज होते हैं प्राइवेट बहुत महंगे होते हैं, गवर्नमेंट सस्ते, बिल्कुल ही सस्ते होते हैं। तो इसलिए जो जन सुविधाएं होती है, हमेशा बात की जाती है कि जन सुविधाओं को ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा सरकार को मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति तक ये जन सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए क्या है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका उपयोग बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज का एक बार निर्माण हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका उपयोग कई बार एक बार निर्माण होने के बाद क्या, तो उसका उपयोग बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका एक बार अगर निर्माण हो जाए, स्कूल कॉलेज जो भी जन सुविधाएं होती है, एक बार स्कूल कॉलेज अस्पताल है ना, स्कूल कॉलेज अस्पताल, ये सारे एक बार अगर बन जाए, बस होती है, परिवहन की सुविधा एक बार बन जाए तो बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है जन सुविधाओं की विशेषताएं। ठीक है, अब है सरकार की भूमिका। अब सरकार की भूमिका होनी चाहिए जन सुविधाओं में, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही आती है। मैं अभी आपको बता रही थी कि जन सुविधाओं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, ताकि लोगों को कम रेट में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। देखिए यहाँ पे एक ये भी पॉइंट है बेटा कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट में ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है, और यहाँ तक कि उन्हें मिड डे मील भी उपलब्ध कराया जाता है। ओके, अब देखिए यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। तो केवल सरकार ये जिम्मेदारी नहीं उठाती, मैं आपको बता चुकी जिम्मेदारी कंपनियां भी उठाती है, प्राइवेट कंपनियां भी, लेकिन सरकार को ही उठानी चाहिए, ये बात की गई है। क्यों उठानी चाहिए, क्योंकि जो जन सुविधाएं होती है वो सभी के लिए होती है, सभी को सुविधाएं होती है। तो जो प्राइवेट कंपनियां इसकी जिम्मेदारी उठाती है वो बहुत महंगी होती है, और जो सरकार इनकी जिम्मेदारी लेगी तो वो सस्ती होगी, जिससे कि सभी लोगों की पहुंच यहाँ तक हो सके। ठीक है ना। निजी कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती है, वो किसी के अच्छे के लिए, किसी के बुरे के लिए काम नहीं, मतलब किसी के फायदे के लिए काम नहीं करेगी, वो अपने फायदे के लिए काम करती है, मुनाफे के लिए काम करती है। लेकिन सरकार जनता के फायदे के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। इसलिए जो जन सुविधाओं की जिम्मेदारी किसे उठानी चाहिए, सरकार को उठानी चाहिए। देखिए निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया करती है, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही खर्चा उठा सकते हैं। अभी पानी का एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर हम बिस्लेरी की बोतल लाला के घर में यूज करें तो बहुत ज्यादा खर्चा है ना। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि जो जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। क्वेश्चन भी बेटा आ चुका है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। क्लियर हो गया होगा आपका। अब इस संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है, इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। वही चीजें हैं कि संविधान में जीवन के अधिकार की बात की गई है, तो जीवन का अधिकार देश में सभी लोगों को है, सभी लोगों को मिला है ना वो अधिकार, सरकार के द्वारा मिला है। तो पानी का अधिकार जो जन सुविधाएं हैं, या फिर पानी का अधिकार, इसमें पानी की बात की गई है अभी, लेकिन जन सुविधाएं का मुहैया भी कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि ये सस्ती हो ताकि सभी व्यक्तियों तक इसकी पहुंच हो सके। ठीक है, देखिए चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है। देखिए चेन्नई की एक यहाँ पे दिखाया गया है, ग्रामीण में कैसे गड्ढा करके वहां से पानी निकाला जाता है। चेन्नई में पानी की बहुत कमी है बेटा, और अब तो ऐसा बोला गया कि अंडरग्राउंड वाटर वहां पे बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। ठीक है, अब देखिए पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। चेन्नई में क्या होता है कि कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च करता है। जो सबसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जो सुब्रमण्यम ही थे ना सबसे ऊपर वाले, देख लेते हैं एक बार कौन था वो, नहीं, राम गोपाल एक अमीर व्यक्ति लग रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा खर्च कर सकता है, मतलब ये ज्यादा अच्छे सोसाइटी में रह रहा है, तो वहां पे उसे पानी की सुविधा सबसे ज्यादा मिल रही है। तो यही है ना, पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की
कुछ लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंचे, या इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है उसी पर निर्भर करता है कि सुरक्षित पेयजल कितनों को मिल रहा है। अब है विकल्पों की तलाश, कि किस तरह से विकल्पों की तलाश कर सकते हैं कि जल सुविधाएं सबको मिल सके। देखिए, नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही है। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है। अब क्या है, नगर पालिका, हर जगह तो नगर पालिका जलापूर्ति कर रही है ना, लेकिन उनकी जलापूर्ति में भी कमी है। वो भी क्या करती है, जो मतलब कि अमीर सोसाइटी वहां पे पानी ज्यादा दे रही है, वहां पे 3 से 4 टाइम पानी, या फिर कोई कोई ऐसी सोसाइटी जहाँ पे 24 घंटे पानी आ रहा है। लेकिन कोई सोसाइटी यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे 2 से 3 दिन में एक बार पानी आता है, या फिर पानी आता ही नहीं है, एक नल लगा हुआ है बस, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो नगर पालिका की जलापूर्ति से निपटने के लिए मतलब कि जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही है। और इससे क्या होता है कि ये हमेशा अपने मुनाफे के लिए, ये कंपनियां हमेशा अपने मुनाफे के लिए ही काम करती है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं बेटा, इसमें देखिए नगर पालिका के जरिए इसलिए मैं अभी आपको, मैं ऊपर यही चीजें हैं कि सरकार को ही जो जन सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। अब देखिए, क्या है, नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी ही माना गया है। नगर पालिका के जरिए जो जलापूर्ति में कमी होती है उसे क्या माना गया है, सरकार की नाकामयाबी। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इससे जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। अब इस दलील से की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही, निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है। ये तो ऐसे ही है कि दुनिया भर में क्या है, ये है, ये कुछ मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको करा चुकी इस चैप्टर में, और कुछ ज्यादा है नहीं वैसा इसमें। यही था कि जो हमारा मतलब कि जो भी चीजें हैं कि सरकार को किस तरीके से मुहैया कराना चाहिए हमारी जन सुविधाएं। जन सुविधाएं में इसमें जल के बारे में, पानी के बारे में बताया गया है कि पानी किस तरीके से कहाँ कहाँ में, जो ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा मिल रहा है, जो बेचारे गरीब है झोपड़पट्टी में है उन्हें कोई भी जन सुविधाएं नहीं मिल रही है। मतलब जन सुविधाओं का वितरण भी अलग अलग है। तो सरकार को चाहिए कि जन सुविधाओं का वितरण उन्हें समान रखना चाहिए, सभी को सही तरीके से जन सुविधाओं का वितरण करना चाहिए। ठीक है, जन सुविधाएं क्या होती है, इसमें ये चीजें हम पढ़ चुके। जन सुविधाएं क्या होती है, चेन्नई में किस तरह से जन सुविधाएं हैं, मतलब पानी की है। अनुच्छेद 21 में पानी के अधिकार को भी जीवन के अधिकार में ऐड किया गया है। और इसका मतलब क्या है कि सार्वभौमिक पहुंच, यानी कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच सभी व्यक्तियों की पहुंच है। अब जन सुविधाएं में क्या क्या आता है, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पानी, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज, ये सभी जन सुविधाओं में आता है। जन सुविधाएं किसे मुहैया कराना चाहिए, सरकार को कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, तो और निजी कंपनियों से क्यों बचना चाहिए कि वो जन सुविधाएं कम मुहैया करे, सरकार ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो। ये सारी चीजें बेटा मैं करा चुकी हूँ, इसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट है सब करा चुकी हूँ मैं आपको, याद रखिएगा। अब एक चैप्टर हमारा रह गया है पॉलिटी में, हमारा थ्योरी का पार्ट पूरा हो चुका है और हम अब रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन वर्क हमारा चल रहा है और आगे भी हम रिवीजन करते रहेंगे हमारे एग्जाम तक, एग्जाम के एक दिन पहले तक जम के रिवीजन करते रहेंगे हम। तो बिल्कुल आप वीडियो पे, चैनल पे बने रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिएगा और कमेंट के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।